इसके बजाय जिन्ही ने आगामी लॉन्च में जिन क्योंग से जंगल के वास्तविक इरादों के बारे में सवाल किया। हालांकि जादूगरनी जिन क्योंग ने कुछ नहीं कहा, रिपोर्टर जिन्ही ने पूरी साजिश का अनुमान लगा लिया। जिन क्योंग चाहती थी कि वो विदेशी जादूगरों की शक्ति उधार लेकर चेयरमैन जोंग हुन से बुरी आत्मा को निकाल दे, फिर उसे एक एप्लीकेशन के माध्यम से हजारों अन्य लोगों पर श्राप के रूप में फैला दे और उस बुरी आत्मा का उपयोग समाज को नियंत्रित करने के लिए करे। जब जिन क्योंग ने देखा कि जिन्ही सच्चाई जान गई है, तो वो बहुत क्रोधित हो गई। उसे विश्वास था कि जुबोंग ने ही ये रहस्य जिन्ही को बताया है, इसलिए उसने जिन्ही को धमकाने के लिए जुबोंग को मोहरा बना लिया। जादूगरनी जिन क्योंग ने जुबोंग के माथे पर एक ताबीज लगाया, फिर उसके शरीर में एक भयानक बुरी आत्मा प्रवेश करा दी। जुबोंग के शरीर पर गहरे लाल रंग की नसें उभर आईं और वो तुरंत बेहोश हो गया। उस डरावने दृश्य को देखकर रिपोर्टर जिन्ही इतनी डर गई कि वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जिन्ही ने पास में पड़ा एक टूटा हुआ ईंट का टुकड़ा उठा लिया। इस समय जादूगरनी जिन क्योंग जुबोंग के पास बैठ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसने उसके शरीर पर एक रक्त पीने वाले दानव की आत्मा का कब्जा करा दिया है। जुबोंग अब अपने पूरे जीवन में खून और मांस की लालसा करेगा। जिन क्योंग ने रिपोर्टर जिन्ही की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वो भी एक कामुक दानव से ग्रसित होना चाहती है जो लगातार पुरुषों की लालसा करे, या वो समझदारी से सोजिन के स्थान के बारे में उसे बता दे। रिपोर्टर जिन्ही अपने इरादों पर अडिग रही। जब जादूगरनी जिन क्योंग एक नया ताबीज निकालने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक जिन्ही का फोन बज उठा। जिन क्योंग ने फोन उठाया ताकि वो सोजिन से बात कर सके। सोजिन ने कहा कि वो रिपोर्टर जिन्ही की सुरक्षा के बदले खुद को इस्तेमाल करना चाहती है। जिन क्योंग ने फोन जिन्ही की ओर कर दिया ताकि साबित हो सके कि वो अभी भी जीवित है। इसके बाद जिन क्योंग ने एक स्थान पर बंधक विनिमय के लिए मिलने की व्यवस्था की। सोजिन कोई मूर्ख नहीं थी और उसे पता था कि अगर वो वहां गई तो तुरंत पकड़ ली जाएगी। इसलिए सोजिन ने मांग की कि जिन क्योंग पहले बंधकों को छोड़ दे, फिर उससे मेट्रो स्टेशन पर मिले। हालांकि जैसे ही उसने फोन रखा, जिन क्योंग ने अपने गिरोह के नेता को रिपोर्टर जिन्ही से निपटने का आदेश दिया और खुद 3 और गुर्गों के साथ सोजिन को पकड़ने चली गई। बाकी बचे गुंडों ने रिपोर्टर जिन्ही और जुबोंग को कार में ले जाने का फैसला किया और उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारने की योजना बनाई। इस बीच टीम लीडर सेओंग जुन ने अपने साथियों से अपनी पत्नी का फोन ढूंढने को कहा। सौभाग्य से जिन्ही का फोन बंद नहीं हुआ था। सुनजुन ने तुरंत अपनी विशेष बल टीम को अपनी पत्नी को बचाने के लिए नेतृत्व किया। रास्ते में सुनजुन को पता चला कि उसकी पत्नी का जीपीएस सिग्नल चल रहा है। सुनजुन समझ गया कि जिन्ही को कहीं और ले जाया जा रहा है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी टीम को गाड़ी घुमाने और उनका पीछा करने का आदेश दिया। अपहरणकर्ताओं की कार के अंदर जुबोंग अचानक उग्र हो गया और बुरी आत्मा के प्रभाव से बड़बड़ाने लगा। यह देखकर दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत टेप से जुबोंग का मुंह बंद कर दिया। उसी समय नेता को अचानक याद आया कि उन्होंने पहले एक पुलिस कार देखी थी। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपने गुर्गों को रिपोर्टर जिन्ही के बैग की तलाशी लेने का आदेश दिया। दाढ़ी वाले आदमी को एक फोन मिला जिसमें जीपीएस चालू था। नेता ने तुरंत कार रोकी और फोन को सड़क पर फेंक दिया ताकि उससे छुटकारा मिल सके। जब टीम लीडर सुनजुन ने सड़क के बीच में पड़ा फोन देखा तो उसे समझ आ गया कि उसने अपनी पत्नी का पता खो दिया है। हालांकि गुंडों ने पुलिस को चकमा दे दिया था, लेकिन कार के अंदर एक बड़ी घटना हो गई। जुबोंग ने अचानक पूरी ताकत से टेप को काट दिया। फिर वो आगे झपटा और दाढ़ी वाले आदमी के कान को काट लिया। बाकी गुंडे तुरंत उसे रोकने के लिए अंदर कूद पड़े और इस अफरा तफरी का फायदा उठाया। रिपोर्टर जिन्ही ने पहले उठाया हुआ टूटा हुआ ईंट का टुकड़ा इस्तेमाल करके अपने हाथ बांधने वाली रस्सियों को काट लिया। फिर उसने अपनी स्कार्फ का उपयोग करके ड्राइवर का गला कसकर दबा दिया। कार तुरंत नियंत्रण खो बैठी और खेत में जा गिरी। कार में मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। कुछ समय बाद रिपोर्टर जिन्ही धीरे धीरे होश में आई। जिन्ही ने पूरी कोशिश की कि वो टूट चुकी कार से बाहर निकलकर भाग सके, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वो थकान के कारण लड़खड़ाकर गिर पड़ी। दुर्भाग्य से गिरोह का नेता भी होश में आ चुका था। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और जिन्ही पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, ये तय करते हुए कि वह उसे भागने नहीं देगा। जैसे ही नेता ने छड़ उठाकर घातक वार करने की कोशिश की, टीम लीडर सुनजुन समय पर पहुंच गया। अपनी पत्नी को खतरे में देखकर उसने तुरंत अपनी बंदूक निकालकर नेता पर गोली चलाई। उसके साथी भी तुरंत आगे बढ़कर गुंडे को काबू में करने लगे। रिपोर्टर जिन्ही बाल बाल बच गई। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेज दिया। इस बीच जादूगरनी जिन क्योंग मेट्रो स्टेशन पर मिलने के स्थान पर पहुंची और सो जिन को फोन किया। अप्रत्याशित रूप से सो जिन साहसपूर्वक उसके सामने आ गई। फिर सो जिन ने जिन क्योंग को अपने पीछे आने का इशारा किया। जिन क्योंग ने उसे पकड़ने के लिए अपने गुर्गों को दूसरी दिशा में भेज दिया। सो जिन चतुराई से मेट्रो में प्रवेश करके वहां से बच निकली। ये देखकर जिन क्योंग और उसके साथी तुरंत उसका पीछा करते हुए
ट्रेन के डिब्बे में घुस गए। जिन क्योंग ने सावधानी के तौर पर एक ताबीज निकाल लिया। इसी बीच सो जिन जल्दी से एक एकांत कोने में छिप गई और फिर अपनी जैकेट को उल्टा पहनकर अपना रूप बदल लिया। वो तब तक इंतजार करती रही जब तक कि जादूगरनी जिन क्योंग उसके पास से गुजर नहीं गई। सो जिन अचानक आगे झपटी और उसने जिन क्योंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति और घृणा को अपनी मृत मां का बदला लेने के लिए जिन क्योंग पर सबसे घातक श्राप डालने में लगा दिया। जादूगरनी जिन क्योंग उसमें प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। वो केवल जड़ होकर खड़ी रही और अपने शरीर और आत्मा में फैलते हुए असहनीय दर्द को महसूस करती रही। जब ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंची तो यात्रियों ने भय के साथ देखा कि जादूगरनी जिन क्योंग एक विकृत और मुड़ी तुड़ी स्थिति में निर्जीव शव में बदल चुकी थी। सभी लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। जिन क्योंग के साथ आए गुंडे भी डर के मारे स्तब्ध रह गए। सो जिन इस अफरा तफरी भरी भीड़ में मिलकर वहां से भाग निकली। उसने संतोषपूर्वक मुस्कुराया क्योंकि उसने अंततः एक खतरनाक दुश्मन से निपट लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य चेयरमैन जोंग हुन था। उसे मार देना उनकी सभी शिकायतों का अंत कर देगा। अगली सुबह चेयरमैन जोंग हुन सुबह के व्यायाम के लिए चनबो पर्वत पर गए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें पर्वत पर एक विशाल बुद्ध सिर की प्रतिमा मिली, जिसे स्थानीय लोग दानव बुद्ध के नाम से जानते हैं। किंवदंती के अनुसार इस बुद्ध प्रतिमा में बुरी आत्माओं को दबाने की शक्ति है, इसलिए उस क्षेत्र के पास कोई भी जादूगर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। इस समय चेयरमैन जोंग हुन को सचिव ली वान का फोन आता है। वो उन्हें सूचित करता है कि जादूगरनी जिन क्योंग एक श्राप के कारण दुखद अंत को प्राप्त हुई है। जोंग हुन न केवल अपने विश्वसनीय सहायक के लिए कोई शोक या दुख नहीं दिखाता, बल्कि उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी विजयी मुस्कान होती है। इस बीच गंभीर अपराध इकाई ने भी जादूगरनी जिन क्योंग के हत्या मामले को अपने हाथ में ले लिया है। उनके सामने कठिनाइयां हैं क्योंकि उनके पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जोंग की सभी पहचान संबंधी दस्तावेज जाली हैं। हालांकि पुलिस को पीड़िता के बैग में जंगल से संबंधित श्रापों की एक सूची मिली, जिससे उन्हें विश्वास हुआ कि उसके जंगल निगम से घनिष्ठ संबंध थे। जिन क्योंग के अजीब तरह से मुड़े हुए शरीर और उसके शव परीक्षण के परिणामों को देखते हुए, जिसमें उसके मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में एराकिडोनिक अम्ल और इथेनोलामीन पाया गया, मुख्य सुन जुन सिहर उठे और उन्हें निर्देशक जू हुआन की मृत्यु की याद आ गई। उन्होंने अपनी पत्नी के बयान को इस कहानी के साथ जोड़ दिया। सुनजुन को संदेह है कि जू हुआन और जिन क्योंग की मृत्यु एक ही व्यक्ति के कारण हुई है। अप्रत्याशित रूप से सुनजुन को सो जिन का फोन आता है। वो सुनजुन से रिपोर्टर जिन्ही की स्थिति के बारे में पूछती है। सुनजुन सो जिन को बताता है कि उसकी पत्नी अस्पताल में है। सुनजुन उससे पिछली रात उसके ठिकाने के बारे में पूछना चाहता है क्योंकि उसे उसके हत्या में शामिल होने का संदेह है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और तुरंत फोन काट देती है। इसके बाद सो जिन एक अलग कपड़ा पहनकर अपना भेष बदल लेती है। वो अकेले चनबो पर्वत पर जाकर चेयरमैन जोंग ह्यन से मिलने और सब कुछ समाप्त करने का निर्णय लेती है। इस बीच पुलिस जादूगरनी जिन क्योंग की मृत्यु के कारणों के चलते सचिव ली हुआन को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है, क्योंकि यह निश्चित रूप से फॉरेस्ट से संबंधित है। लेकिन जब पुलिस उसे जानकारी और जिन क्योंग की तस्वीर दिखाती है तो सचिव सिर हिलाकर उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो बेधड़क पुलिस से उल्टा बहस करता है और आरोप लगाता है कि वे बिना ठोस सबूत के फॉरेस्ट की जांच कर रहे हैं, जिससे कंपनी की छवि को नुकसान हो रहा है, जबकि वो सार्वजनिक होने वाली है। सचिव की चालाक और बातूनी शैली से जांच अधिकारी उसे मारने का मन करता है, लेकिन पुलिस को खुद को नियंत्रित करना पड़ता है और प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अंत में वे ली हुआन को छोड़ देते हैं। जैसे ही वो कार में बैठता है, ली हुआन अपना असली रूप दिखाता है। वो तुरंत रिपोर्टर जिन्ही और टीम लीडर सुनजुन पर शापित फॉरेस्ट एप्लीकेशन में एक श्राप डाल देता है। वो तकनीकी टीम को भी बुलाकर चालाकी से उस पोस्ट की लोकप्रियता कृत्रिम रूप से बढ़ाने को कहता है। उसका उद्देश्य टीम लीडर और उसकी पत्नी को आने वाले श्राप अनुष्ठान में बलि बनने वाले पीड़ितों की सूची में शामिल करना था। इस समय रिपोर्टर जिन्ही अस्पताल में होश में आ चुकी थी। ये खबर सुनकर टीम लीडर सुनजुन तुरंत अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा। जिन्ही ने अपने पति से जो पहला सवाल पूछा वो था कि सो जिन कहां है। उसे डर था कि सो जिन को जादूगर जिन क्योंग पकड़ न ले। सुनजुन ने पीड़ित के अपराध स्थल की एक तस्वीर निकाली। जिन्ही ने तुरंत उसे जादूगर जिन क्योंग के रूप में पहचान लिया। सुनजुन ने अपनी पत्नी को बताया कि जिन क्योंग मर चुकी है। रिपोर्टर जिन्ही समझ गई कि सो जिन ने जिन क्योंग पर श्राप डाला है। उसने यह भी अनुमान लगाया कि सो जिन का अगला लक्ष्य चेयरमैन जोंग ह्यन होगा। सो जिन निश्चित रूप से चनबो पर्वत की ओर जा रही है। रिपोर्टर जिन्ही तुरंत सो जिन को ढूंढने के लिए बेचैन हो उठी, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी।
सुनजुन ने वादा किया कि वो और पुलिस मिलकर सो जिन को ढूंढ लेंगे। हालांकि अपने मजबूत स्वभाव के कारण जिन्ही ने साथ जाने पर जोर दिया। इस बीच सो जिन चंबो पर्वत पर पहुंच चुकी थी। वो धैर्यपूर्वक आधी रात तक इंतजार करती रही। तब जाकर उसने कार्रवाई करने का साहस किया। सो जिन चुपचाप चेयरमैन जोंग हुन के तंबू तक रेंगते हुए पहुंची और सीधे उसका उंगली पकड़कर श्राप डालने लगी। अप्रत्याशित रूप से जादू पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। बार बार प्रयास करने के बावजूद वो उसका उपयोग नहीं कर सकी। चेयरमैन जोंग ह्यन